हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, एसएसटी के कुछ एमसीक्यू के बारे में जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है और आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब इस एमसीक्यू में सामाजिक विज्ञान के सभी विषय सम्मिलित होंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र हो जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी, भूगोल हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, नागरिक शास्त्र हो जाएगा। यानी ये चारों चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इन सभी से जो रिलेटेड टॉपिक रहेंगे उन सब के बारे में आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक क्या है कि भारत में राजनीतिक दल कितने हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। अब यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में पूछ रहा है, तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर 2017 की एनसीईआरटी के अनुसार 7 थे, लेकिन 2023 की एनसीईआरटी के अनुसार भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। अगर आपके यदि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है, तो आप 2023 एनसीईआरटी के अनुसार ही सही करेंगे, यानी 6 जो होगा वो करेक्ट होगा। लेकिन 2017 के अनुसार पूछ दिया जाएगा तो जो सही ऑप्शन होगा वो 7 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। यानी बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, तो किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य क्या है, सत्ता की साझेदारी है। वहीं पर अगला प्रश्न है, इसका क्या कहना है कि महिला आरक्षण अधिनियम, इसका नाम आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यह पहली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, बल्कि यह एक करंट अफेयर्स है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी सवाल उठ सकते हैं। इसका क्या कहना है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्न में किस संस्था को दिया गया। यानी 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्न में से किस संस्था में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सभी संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, विधानसभा होगा, यानी उपर्युक्त में सभी। ये जो 3 आपको संस्थाएं दिख रही हैं, इसमें महिलाओं को क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया। कितने का आरक्षण, 33% का आरक्षण कितने वर्ष के अनुसार दिया गया, 2023 के वर्ष के अनुसार। और इस अधिनियम का क्या नाम है, महिला आरक्षण अधिनियम। और इसी अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसी अधिनियम को कहा जाता है किसको, महिला आरक्षण अधिनियम, जो कि 2023 के अनुसार महिलाओं को निम्न संस्थानों में क्या किया गया है, 33% आरक्षण दिया गया। अब अगला प्रश्न है, इसका क्या कहना है कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी है। किस खनिज का अग्रणी है, तो अभ्रक का क्या है, अग्रणी उत्पादक का मतलब है सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य उसका उत्पादन करता है, किसका, अभ्रक का, तो कौन सा वो राज्य है, झारखंड में स्थित कोडरमा नामक स्थान है। और अभ्रक एक क्या है, अधात्विक खनिज है। याद रखिएगा, अभ्रक क्या है, एक अधात्विक खनिज है। वहीं पर अगला प्रश्न है, इसका क्या कहना है कि निम्न कौन सा राज्य हजीरा, यानी जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पर विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जगदीशपुर जो कि यूपी में पड़ता है, पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो हजीरा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी से नहीं जुड़ा, तो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में रखा गया है, तो किस क्षेत्रक में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक में रखा गया है, क्योंकि जो दूध आता है वह गाय से बनती है, यानी गैस निकलता है, तो इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है, तो क्या है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना क्या है, इसका सामान्य तरीका है।
अगला प्रश्न है, इसका क्या कहना है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। वहीं पर आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में लिखा गया। और आनंद मठ से क्या लिया गया है? तो क्या लिया गया? वंदे मातरम लिया गया। आपको यहाँ से तीन तीन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कोई भी पॉइंट्स उठकर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न का क्या कहना है? IMF ने औपचारिक रूप से 1946 में काम करना शुरू किया। यहाँ पर 46 नहीं रहेगा बल्कि 47 रहेगा, यानी 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी यह नोट है, आपको इस पर ध्यान देना है। यह पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि IMF का मतलब समझ रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना शुरू किया। अब अगला प्रश्न क्या बन रहा है कि कौन सा ऊर्जा खनिज ऊर्जा नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा खनिज ऊर्जा नहीं है? लौह अयस्क। ये तो हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है? आधारभूत खनिज कहा जाता है। आखिर इसे आधारभूत खनिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जैसे कि अपने चारों तरफ जितने भी चीज़ें देख रही हैं, अधिकांश चीज़ें लोहे से बनी हैं, तो इसलिए इसे आधारभूत खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1996 में हुई थी। और उस समय पीएम कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। वहीं पर वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ से आपको प्रश्न उठता हुआ दिख सकता है। इन पॉइंट्स पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार को बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत माता की छवि को चित्रित किया था, किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किए थे? 1905 में किए थे। अब कॉन्सेप्ट अगला समझिए कि 1920 में आप जानते हैं कि दो दो सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था सितंबर 1920 में, और इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन को करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं पर 1920 में एक दूसरा आंदोलन हुआ था जो कि दिसंबर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी, यानी दो दो घटनाएं आपको 1920 में देखने को मिली थी। पहले कौन सी घटना हुई थी? सितंबर 1920 में। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं पर दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को करने का जो स्वीकृति है वो सबको मिल चुकी थी। अब अगला प्रश्न है, यह आपको मैप में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे दोनों चीज़ें मानकर तैयार करिएगा, MCQ एंड मैप क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है, किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक में आता है? तो कुम्हार का आता है। ये आप ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि HDI 2026 के अनुसार कौन सा देश निम्न स्तर पर है? ह्यूमन डिपार्टमेंट एंड कुछ ऐसे ही होगा। बांग्लादेश। क्या है? कौन सा देश निम्न स्तर पर है? बांग्लादेश। वहीं पर सबसे ऊपर की बात करें तो श्रीलंका है। अगर हम मध्य प्रदेश में की बात करें, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स है। मध्य प्रदेश में बिहार से भी अधिक शिशु मृत्यु दर है, यानी आपने सुना होगा कि बिहार में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है। लेकिन बिहार के अलावा भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उससे भी ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है। तो कौन सा राज्य हो? मध्य प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता है? IMP कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर विपरीत पड़ता है? तो किस पर? श्रमिक वर्ग पर पड़ता है। श्रमिक का मतलब मजदूर वर्ग, जो आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सूचना पाने का अधिकार, जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 2005 वर्ष में लागू हुआ था। और किसके नेतृत्व में लागू हुआ था? अन्ना हजारे के नेतृत्व में लागू हुआ था। इस पर भी आपको फोकस करना होगा। अब अगला प्रश्न है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी।
अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत है। बहुजन समाजवादी पार्टी है। क्या कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। अब अगला प्रश्न है भारत में कौन लुप्त अस्तित्व वर्ग में नहीं है? तो कौन सा है? चीता क्या है? लुप्त अस्तित्व वर्ग में नहीं है। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में पड़ता है। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। उस समय इसका जो चिन्ह था वो क्या था? दीपक था। इस पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर ध्यान देना है। अब भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है, तो किसमें है? अस्थायी संस्थाओं में। यानी जब आपको उस तरह सा क्वेश्चन पूछे 2023 के अनुसार वाला, तब उपयुक्त में से सभी, लेकिन जब आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले तो वहाँ यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? स्थानीय संस्थाओं में। अब अगला क्वेश्चन है कौन खनिज उद्योग है? तो कौन खनिज उद्योग है? पेट्रोल रसायन उद्योग। अब अगला क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी की रचनाएं संबंधित है। यानी ये चीज़ें अब अलग से चालू होने लगी। तो मुझे उम्मीद है जितनी चीज़ें बताया हूँ पूरा डिटेल में बताऊँ, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, और आपको जब बताया तभी आपको चीज़ें याद भी हो गई, इतना उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।